इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एग्जाम्पलर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन 20 है, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड एज अ स्फेरिकल मिरर और लेंस इन फॉलोइंग केसेस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन ईच केस। इन सभी ऑप्शंस में आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है और इमेज का नेचर दिया हुआ है और आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा मिरर या कौन सा लेंस यूज किया गया है। तो अगर आपको जो नोट्स में हमने अपनी टेबल्स बनाई थी इमेज के नेचर, उनके साइज के लिए अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर वो आपको ध्यान हो तो ये बहुत आसान सवाल है। ए ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस, इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड एंड बिहाइंड इट। तो हमें याद है कि ये सिचुएशन हुई थी कॉनकेव मिरर में। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड and on the same side as that of the object, clearly एक convex lens है। Next case है, object is placed between infinity and device, image formed is diminished and between focus and optical center on the same side as that of object। ऐसा सिर्फ concave lens में होता है। Object is placed between infinity and device, image formed is diminished and between pole and focus behind it। ये केस था convex मिरर में। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बहुत जल्दी आंसर करना है, आप रे डायग्राम्स बना बना कर नहीं देख सकते हैं, तो उन टेबल्स को आपको याद करना पड़ेगा। वो टेबल्स देखिए और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्ज्ड इन एनी मीडियम इमर्जेस पैरेलल टू इटसेल्फ, एक्सप्लेन यूजिंग अ डायग्राम। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में हमने अपने नोट्स में डिस्कस किया था और यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हो रहा है इक्वल एंड ऑपोजिट बेंडिंग का, जो कि हमने अपने नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। आप उसको देख सकते हैं। आपको इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर एलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है और वही इसका आंसर होगा। एक बात और, आपने देखा होगा यूजुअली हम लोग बोलते हैं इमर्स्ड इन वाटर, तो हम इमर्शन, ये जो वर्ड यहां पे लिया गया है इमर्स्ड इन एनी मीडियम, इसको हम कंफ्यूज कर जाते हैं वाटर या किसी लिक्विड से। ऐसा नहीं है, इमर्शन किसी भी मीडियम में हो सकता है, एनी मीडियम। अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में रखा है तो हम बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन एयर। तो इमर्शन सिर्फ लिक्विड से एसोसिएटेड नहीं है, आप किसी भी मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pencil when dipped in water in a glass tumbler appears to be bent at the interface of air and water. Will the pencil appear to be bent to the same extent if instead of water we use liquids like kerosene or turpentine? Support your answer with reason. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आप आंसर जानते हैं, पर आपको कैसे एक्सप्रेस करना है अपने आंसर शीट में एग्जाम में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप जो लिखेंगे एग्जामिनर उसी को पढ़कर आपको मार्क्स देगा, तो आपका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ठीक से अपने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर नहीं किया, उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं किया, तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलने वाले हैं। यही हमने लिखा है, दैट यू मे नो द आंसर बट ओनली अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन लाइक फॉलोइंग विल गेट यू मार्क्स। अब इसको कैसे आंसर करना है, इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखिए। रे ऑफ लाइट रीचिंग अवर आईज फ्रॉम द डिप्ड पोर्शन, यहां पे ये मिस कर गए हम वर्ड, फ्रॉम द डिप्ड पोर्शन ऑफ द पेंसिल गेट्स रिफ्रैक्टेड व्हेन चेंजिंग मीडियम फ्रॉम वाटर टू एयर। तो जो रे ऑफ लाइट है जो उस पोर्शन से आ रही है जो कि डिप्ड पोर्शन है, जो पानी में डूबा हुआ है, वो रे जब वाटर से एयर में आती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज टू मीडियम। अब रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड तो करती है रे ऑफ लाइट, लेकिन जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है, यानी वो रे कितनी बेंड करेगी, ये डिपेंड करेगा कि दोनों मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं उनमें क्या रिलेशन है, यानी कि उनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जितना उनमें डिफरेंस होगा
उतना ही एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग कम या ज्यादा होगा. So if we replace water with other liquids, the extent of bending of immersed portion of pencil will change. तो अगर हम वाटर की जगह केरोसिन या टर्पेंटाइन को यूज करेंगे तो जो बेंडिंग है रे की वो अलग होगी, और जो पेंसिल का पोर्शन केरोसिन, टर्पेंटाइन या वाटर में इमर्स्ड है, डूबा हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. इट विल चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट. तो ये तो बहुत सिंपल है. हमारा फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ये होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इससे हम बता सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट से कैसे रिलेट करता है. और बड़ा क्लियर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में उतनी ही कम होगी, एंड वाइस वर्सा. अब ये पूछते हैं, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अनदर इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडिया. यह करना बहुत आसान है. अब देखिए, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर में नहीं है, यहां पर है स्पीड ऑफ लाइट इन दोज टू मीडिया. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे n1 और n2 के लिए, जो होगा ये n1 इज इक्वल टू c बाई v1 और एक होगा n2 इज इक्वल टू c बाई v2. और उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. इसमें n2 और n1 की वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसमें कि c कैंसिल हो जाएगा. दोनों में c कॉमन होगा, वो कैंसिल हो जाएगा. पेपर पेन लीजिए, कंप्यूट कीजिए. हमने अपने नोट्स में भी ये फॉर्मूला निकाला था, वही फॉर्मूला आपको यहां पर निकालकर इनको बताना है. अगला क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6 and absolute refractive index of glass is 1.5. Find out the absolute refractive index of diamond. Very simple, we don't need to tell you. इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं. A convex lens of focal length 20 centimeter can produce a magnified, virtual as well as real image. Is this a correct statement? If yes, where shall the object be placed in each case for obtaining these images? Again, नोट्स में जो हमने टेब्यूलेट किया था इमेजेस की पोजीशंस और उनके नेचर को, उनके साइज को, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर और लेंस, उन्हीं टेबल्स को आपको याद करना है और उससे ये सवाल आपका बहुत आसान हो जाएगा. यहां पर हमने आंसर भी लिख दिया है. अगर ऑब्जेक्ट है 2f और f के बीच में, तो इमेज होगी मैग्नीफाइड, रियल और इन्वर्टेड. और अगर ऑब्जेक्ट है f और o के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज होगी मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. और अगर लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 2f और f के बीच का मतलब क्या हो गया, 20 to 40 सेंटीमीटर. और f और o के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन होगी 20 to 0 सेंटीमीटर. अगला क्वेश्चन लेते हैं. Sudha finds out that the sharp image of the window pane of her science laboratory is formed at a distance of 15 centimeter from the lens. She now tries to focus the building visible to her outside the window instead of the window pane without disturbing the lens. Lens को disturb नहीं कर रहे हैं. In which direction will she move the screen to obtain a sharp image of the building? What is the approximate focal length of this lens? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए.
और इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। तो अब इसमें कुछ बातें आपको क्वेश्चन पढ़कर समझनी होंगी, जैसे कि विंडो की इमेज बन रही है स्क्रीन के ऊपर। अगर स्क्रीन के ऊपर विंडो की इमेज बन रही है तो डेफिनेटली वो विंडो के साइज से छोटी है, यानी वो डिमिनिश्ड है, रिड्यूस्ड है। दूसरी बात, ऐसा तभी होगा जबकि उसका डिवाइस एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज का साइज है छोटा। इस अजम्पशन के साथ हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। हमने इसमें आंसर लिखा हुआ है, सुधा इज एबल टू गेट अ स्मॉल इमेज ऑन अ स्क्रीन। स्मॉल इमेज, क्योंकि स्क्रीन तो छोटी होती है विंडो के साइज से। स्मॉल इमेज which is much smaller than the window pane, which means that the size of image is less than the size of the object. Therefore, window pane cannot be between optical center and f1, at f1, or between 2f1 and f1, and also not at 2f1. देखिए 2f1 पर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। अगर आपको टेबल ध्यान है तो आप इन ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को बड़े आराम से एलिमिनेट कर देंगे। कौन सी पोजीशंस को? ऑब्जेक्ट हो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, ऑब्जेक्ट यानी विंडो पेन, या वो F1 पर हो या बिटवीन 2F1 और F1 पर हो, क्योंकि यहां पर इमेजेस बनती हैं एनलार्ज्ड। और 2F1 पर भी नहीं हो सकता है क्योंकि इमेज बनती है सेम साइज की और हमें पता है हमारी इमेज है छोटी। ये हमने क्वेश्चन पढ़कर समझ लिया। तो ये बात तो तय हो गई कि जो विंडो है वो 2F1 के पीछे है और इमेज बनेगी उस सिचुएशन में कहां पर? F2 और 2F2 के बीच में, लेंस के दूसरी तरफ, अदर साइड ऑफ द लेंस। तो इसका मतलब हमारी जो स्क्रीन है वो F2 और 2F2 के बीच में है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? She now tries to focus the building visible to her outside the window instead of the window pane without disturbing the lens. In which direction will she move? हमें स्क्रीन किस तरफ मूव करनी है बिल्डिंग की इमेज लेने के लिए? आप रे डायग्राम बनाकर देख सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें स्क्रीन को टुवर्ड्स F2 मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंफिनिटी से रेज आती हैं उनकी इमेज बनती है F के ऊपर। इसको पढ़ लीजिए। Therefore, to obtain image of the building which can be considered at infinity, the screen will have to be moved further towards F2. Remember that image of an object at infinity forms at F. बिल्डिंग भी इतनी दूर नहीं है, अगर एकदम इंफिनिटी से रेज आएंगी तो उसकी इमेज बनेगी F पर, और इस केस में क्योंकि बिल्डिंग थोड़ी पास है तो हमें स्क्रीन को मूव करना पड़ेगा F2 के पास। और इमेज कैसी होगी? इट विल बी पॉइंट साइज एंड डिमिनिश्ड। अब यहां पर यह भी पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो हमें पता है स्क्रीन हमारी प्लेस्ड है F2 और 2F2 के बीच में, यानी हमारी जो फोकल लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी होगी 15 सेंटीमीटर से, क्योंकि विंडो की इमेज बन रही थी 15 सेंटीमीटर के ऊपर। और अब हम स्क्रीन को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स F2, टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो हम स्क्रीन और लेंस के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से कम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है अप्रोक्सीमेटली द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस अंडर कॉन्टेक्स्ट इज लिटिल लेस देन 15 सेंटीमीटर, एज 15 सेंटीमीटर इज अ पॉइंट बिटवीन F2 एंड 2F2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। How are power and focal length of a lens related? बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला आपको पता है। आप यहां पर उस फॉर्मूले को लिख दीजिए और बता दीजिए कि क्या रिलेशन है पावर और फोकल लेंथ के बीच में। You provided with two lenses of focal length 20 centimeter and 40 centimeter respectively. Which lens will you use to obtain more convergent light? देखिए आपको क्लू दे दिया है, convergent light। इसका मतलब ये converging lens है, which means it is a convex lens। और हमने अपने नोट्स में पढ़ा था कि जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतना ही कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा कन्वर्ज करेगा।
तो यहां पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि लेंस है कॉन्वेक्स और जो रेज होंगी वो ज्यादा कन्वर्ज होंगी अगर फोकल लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर्स, दो प्लेन मिरर्स लिए हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। यानी पूछा यह है कि अगर हम दो प्लेन मिरर्स लें तो उनको हम किस तरीके से रखें कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल होंगी, चाहे कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, whatever may be the angle of incidence. Show the same with the help of a diagram. ऐसा तभी होता है जब दोनों प्लेन मिरर्स रखे हों एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये जो एंगल है ये 90 डिग्रीज होना चाहिए। अब इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे? हम ऐसा करते हैं कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आप ज्योमेट्री के रूल्स अप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं एंड दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों रेज हो गई एक दूसरे के पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स विद ओब्लिक इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू वाटर एंड फ्रॉम वाटर टू एयर। अब इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कम होता है वाटर के कंपैरिजन में। तो जब रे एंटर करेगी वाटर में तो वो ज्यादा झुकेगी नॉर्मल की तरफ, और जब वाटर से वो एयर में जाएगी तो रे नॉर्मल से दूर चली जाएगी। और इस तरीके से हम अपना रे डायग्राम बना सकते हैं। आप नोट्स को भी रेफर कीजिए, वो वीडियो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप आंसर बड़ी आसानी से कर लेंगे। इस वीडियो में यहीं तक लेते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेते हैं। अगले वीडियो का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दे दिया है।